जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से देखते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को पढ़ते थे, आज भी बहुत ही आसानी के साथ हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हम कर चुके हैं, मैप के माध्यम से बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 पठारों में बांटा गया है। 7 पठारों में हमने मध्य प्रदेश को क्या किया है, विभाजित किया है। तो हम सभी 7 पठारों को जब हम पढ़ते हैं, कल हमने एक एक पठार को हमने देखा था मैप के माध्यम से, तो जब हम मैप से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश कितना सिंपल है। और उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, तो मैप की जरूरत पड़ी थी। तो हमने सर्वप्रथम यहाँ पे देखा था कौन सा पठार, यहाँ पे देखा था मध्य भारत का पठार। कौन सा था, मध्य भारत का पठार। यहाँ पे कौन सा था, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे चलो उसको थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। इसको हमने हमने इसको एक एक करके देखा था। इसके बाद में यहाँ पे यहीं पर एक और है, कौन सी, तो नर्मदा घाटी। कौन सी हो जाएगी, नर्मदा घाटी। एक यहाँ पे पठार है नर्मदा घाटी। इसके बाद में जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कौन सा पठार है हमारा, रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पे कौन सा है, तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार। इसके बाद में इसको देखते हैं हम, यहाँ पे देखने जाएंगे। यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे हो गया अपना कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा रीवा पन्ना का पठार। तो ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद में ये हो जाएगा बघेलखंड का पठार, खंड का पठार। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा, मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। इस प्रकार से 7 पठारों को हमने देखा था। कल हमने पढ़ा था मध्य भारत का पठार तथा बुंदेलखंड का पठार, इसको हमने समझा था। अब आज हम समझेंगे किसको, मालवा के पठार को देखते हैं। तो मालवा का पठार कहाँ पे फैला हुआ है, किन किन जिलों में फैला है, क्या इसकी स्थिति है, क्या यहाँ का वर्षा है, क्या वन है यहाँ के, तो इसी प्रकार से सभी को देखेंगे हम। बने रहिएगा सेक्शन में। चलो देखते हैं। अब हम हेडिंग क्या बनाएंगे, मालवा का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के एक एक पठार को हमने सूचीबद्ध किया था, तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो अब हमारा कौन सा बनेगा, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार को हम देखते हैं, हेडिंग बनाएंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार हेडिंग या इसकी स्थिति क्या है, अर्थात मध्य प्रदेश में यह कहाँ पे स्थित है। तो स्थिति हमें एक पॉइंट बनाएंगे, स्थिति यह कहाँ पे स्थित है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मालवा के पठार की स्थिति क्या है। तो यह जो मालवा का पठार है, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह देखते हैं मैप के माध्यम से। तो 22 डिग्री 17 मिनट, कितना, 22 डिग्री। हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। तो स्थिति 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट, 25 डिग्री 8 मिनट कहाँ पे, तो 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में। यह मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है, तो 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा देखते हैं यहाँ पे, तथा 74 डिग्री 74 डिग्री 20 मिनट से
20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट, कितना 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, कितना हो जाएगा पूर्वी देशांतर। तो इसकी स्थिति कहाँ बताएंगे हम, 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट कहाँ पे पूर्वी देशांतर में इसकी क्या है स्थिति है, किसकी, तो मालवा के पठार की स्थिति। यदि इसका क्षेत्रफल देखने जाएंगे तो क्षेत्रफल क्या है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो उसको देखते हैं हम कि क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यह लगभग मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, क्या कहा मैंने, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना, लगभग 28% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद में यहाँ के निर्माण देखते हैं कि निर्माण क्या किससे हुआ है इसका निर्माण। तो दक्कन ट्रैप की लावा, दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ मैंने क्या कहा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। चल इसकी स्थिति हम देख चुके हैं। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग मध्य प्रदेश का, जो मालवा के पठार का क्षेत्रफल है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 28% है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। चलो आगे देखते हैं यहाँ के वन क्या है। अब यहाँ पे वन देखेंगे, जब यहाँ पे मिट्टी, सर्वप्रथम मिट्टी देखेंगे फिर वन देखेंगे कि यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है। जब मिट्टी देखेंगे तो वहाँ पे फसल भी होगी, फसल होगी तो वहाँ पे वन भी होंगे। चलो तो सबसे पहले मिट्टी देखते हैं। मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। मालवा का पठार है तो काली मिट्टी है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी है तो यहाँ पे क्या होगी, इसमें उर्वरक क्षमता अधिक होगी। तो फसल कौन सी होगी, यहाँ पे फसल देख लेते हैं कौन सी फसल होगी। फसल देखते हैं यहाँ पे कपास, सर्वप्रथम क्या है, कपास होगा। कपास के बाद में गेहूं, ज्वार, इसके बाद में देखते हैं गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें। तो मूंगफली, जो मूंगफली है ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कपास की खेती कहाँ पे होती है, तो काली मिट्टी में। अब यहाँ के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो पहले वन देखें या जिले देखें, तो चलो पहले वन देख लेते हैं। तो मूंगफली, ज्वार, गेहूं, कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। मिट्टी कौन सी है, तो उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं, तो जिले देख लेते हैं। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, प्रमुख जिले देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। चलो सबसे पहले हो जाएगा इंदौर, इसके बाद उज्जैन के बाद हो जाएगा आगर मालवा, इसके बाद में रतलाम के आगे देखते हैं रतलाम, धार तथा झाबुआ तथा देवास। तो मध्य भारत जो मालवा का पठार है किन किन जिलों में फैला हुआ है, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ तथा देवास आदि इन जिलों में क्या है, यह फैला हुआ है। अब यहाँ के वन
देखते हैं कौन कौन से वन पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु देखते हैं, कैसी जलवायु है। जलवायु देखते हैं यहाँ की, तो सम जलवायु होगी। क्या होगी? सम जलवायु। सम जलवायु का तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में ना ज़्यादा ठंडी गर्मी और शीत ऋतु में ना ज़्यादा ठंडी। तो क्या? ग्रीष्म ऋतु में ना ज़्यादा गर्मी और शीत ऋतु में ना ज़्यादा ठंडी। तो क्या यहाँ की जलवायु कैसी है? तो सम जलवायु है। यदि मिट्टी तो देख चुके हैं, वन देखते हैं। आप वन यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वनों को देखते हैं हम। शुष्क तथा पर्णपाती वन देखते हैं। शुष्क, पर्णपाती, शुष्क और पर्णपाती। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो पलाश, बबूल, खैर इस प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। यहाँ की नदियाँ देखते हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं। नदियाँ पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पे। नदियाँ, जब यहाँ पे इंदौर है तो जाहिर सी बात है कि कौन सी नदी होगी? चंबल। कौन सी नदी होगी? चंबल नदी होगी। क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर। इसके आगे और देखते हैं खान आदि। इस प्रकार की नदियां हैं यहाँ पे आदि। तो यहाँ पे नदियां कौन की है? वन कौन से होंगे? शुष्क तथा पर्णपाती। जैसे पलाश हो गया, बबूल हो गया, खैर हो गया। नदियां कौन सी हैं? तो चंबल है, क्षिप्रा है, पार्वती है, गंभीर है, खान है। यदि उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मालवा का पठार है उसमें से गुजरती है, तो हमने अभी पार्वती तो पढ़ चुके हैं, चंबल पढ़ चुके हैं हम। दोनों पठारों में भी ना तो हमें गंभीर मिली है, ना ही खान मिली है, ना ही क्षिप्रा मिली है। तो अभी इसमें से भी हमें क्या करना है? चुनना है कि कौन कौन नदी इसमें मिल रही है, तो विशेष रूप से किस पठार में मिल रही है, इसके अलावा किस में नहीं मिल रही है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किस पठार में मिलती है? तो ये तो किस में मिली थी? तो सबसे पहले मध्य भारत के पठार में भी मिली थी। इसके बाद में बुंदेलखंड के पठार में इसको नहीं पढ़ा था। इसके बाद में पार्वती नदी को भी पढ़ा था हमने बुंदेलखंड के पठार में से। ये तो मिल चुकी है, 2 जगह हो चुकी है। ये भी 2 जगह हो चुकी है, ये नहीं हुई है और ये दोनों नहीं हुई है। तो इस प्रकार से नदियों का भी चूज करना है हमें। यहाँ का जो विशेष है, विशेष को देखते हैं कि मध्य भारत के पठार का विशेष क्या है। यहाँ का प्रमुख मेन उद्देश्य क्या है? तो मध्य भारत का अर्थात मालवा का पठार है। मालवा के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो व्हीट ऑफ बास्केट ऑफ व्हीट कहते हैं, अर्थात गेहूं की डलिया कहते हैं। मालवा के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। तो मालवा के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो गेहूं की डलिया कहा जाता है। यदि कहा जाए कर्क रेखा मध्य भारत के मालवा के पठार के बीचों बीच से गिर, कर्क रेखा मालवा पठार के बीचों बीच से गुजरती है। बीच से क्या होती है? गुजरती है। यदि कहा जाए गुजरती है, यदि देखते हैं कि मध्य भारत मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसको आपने पढ़ा होगा, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार। कौन सी है? सिगार। और भी चोटियां हैं, 3 चोटियां हैं मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो जानापाव तथा धजारी।
यदि इसकी बात करने जाऊँ, इसकी ऊंचाई की बात करने जाऊँ तो 881 मीटर, इसकी 854 मीटर, इसकी होगी 810 मीटर। इस प्रकार का डाटा देखना है आपको, ये डाटा मिलेगा नहीं। इसकी यदि शिगार की ऊंचाई कहा जाए तो 881 मीटर, यदि जाना पाव पहाड़ी की ऊंचाई में वो पूछूंगा आपसे तो 854 मीटर, तथा धजारी की ऊंचाई कहूँ तो 810 मीटर। इस प्रकार की ऊंचाई में पूछी जाएंगी। यदि कहा जाए कि ये तीनों की तीनों जो चोटियां हैं, इन चोटियां, ये चोटियां कहाँ पे हैं, तो इंदौर के अंदर है। कहाँ पे है, इंदौर में ही स्थित है। शिगार, जानापा, धजारी, ये तीनों की तीनों चोटियां कहाँ पे हैं, तो इंदौर जिले में अंदर है, जिले के अंदर ही है। तो 881 शिगार की हो जाएगी, 854 किसकी हो जाएगी, जानापा की, धजारी की हो जाएगी 810 मीटर। इस प्रकार से इसका विशेषता, इन चीज़ों को खास तौर से याद रखना है। कर्क रेखा मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे ऊंची चोटियां जो कि मैं एक एक करके बता चुका हूँ। अब देखते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पढ़ना है हमें, रीवा पन्ना का पठार। जब हम रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे तो देखते हैं रीवा पन्ना के पठार की विशेषता है क्या। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार देखते हैं, यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसकी स्थिति क्या है, स्थिति देखते हैं। सर्वप्रथम यह मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो भूगोल की स्थिति में देखेंगे कि भूगोल की स्थिति में यह कहाँ पे स्थित है। तो देखते हैं 23 डिग्री 10 मिनट से 23 डिग्री 10 मिनट से 24 डिग्री 12 मिनट, 24 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के। तो 23 डिग्री 10 मिनट से 24 डिग्री, कितना, 24 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं है, 25 डिग्री है, कितना है, सॉरी 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अब यदि देखा जाए तथा, अब देशांतर में भी स्थित है, तो देशांतर में कहाँ पे है, तो 78 डिग्री 4 मिनट से 78 डिग्री 4 मिनट से 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट, 82 डिग्री 18 मिनट, 18 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर। स्थिति पूछी जाए तो 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है, यह स्थित है, मध्य प्रदेश के यहाँ पे स्थित है। यदि यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात करने जाए, क्षेत्रफल की, यहाँ यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मान लो मध्य प्रदेश की कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 10.38 प्रतिशत, 3.6% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 10.36% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल, मालवा का जो रीवा पन्ना का पठार है, यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 10.36% क्षेत्रफल में क्या है, फैला हुआ है। अब देखते हैं यहाँ का, इसका निर्माण किससे हुआ है, निर्माण की बात करने जाएंगे तो विंध्यन शैल समूह किससे हुआ है, तो विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। यदि बात करने जाएंगे कि जो रीवा पन्ना का पठार है, इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो विंध्यन शैल समूह के अपरदन अर्थात उसके घिसाव से, टूटने से, टूट फूट से हुआ है। किससे, तो विंध्यन शैल समूह। अब यहाँ की यदि हम देखेंगे संबंधित जिले कौन कौन से हैं,
तो जिले देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से। तो जिला, अब यहाँ पे खड़ा क्वेश्चन सवाल खड़ा होता है रीवा पन्ना का पठार। तो दो तो जिले यही हैं, सर्वप्रथम कहाँ से लेंगे, पन्ना, सतना, रीवा, रीवा के आगे देखते हैं पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया, दमोह। कौन कौन सा, कटनी, उमरिया तथा दमोह आदि जिलों में क्या है, फैला हुआ है। यहाँ पे देखते हैं किन किन जिलों में फैला हुआ है, कौन सा पठार, तो रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया तथा दमोह जिलों में फैला हुआ है, दमोह में फैला है। इस प्रकार के जिलों में फैला हुआ। जब यहाँ पे कौन सा जिला आया, पन्ना आया, तो जब यहाँ का जो खनिज है, खनिज में कौन सा आएगा, जब पन्ना है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी समझ गए हैं कि कौन क्या होगा। तो यहाँ की जलवायु देखते हैं, जब खनिज देखेंगे तो खनिज में हम बताएंगे कि कौन सा खनिज है। आपको भी पता है, लगभग पता चल चुका होगा। चल यहाँ की जलवायु देखते हैं। जलवायु, यहाँ की जलवायु क्या है, तो जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में, तो शीत ऋतु में, अत्यधिक ठंडी होती है। जब हम देखने जाएंगे कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, क्या, शीत ऋतु में अर्थात गर्मियों के दिनों में कम गर्मी होती है, ठंडियों के दिनों में लेकिन उमस के गर्मी ठंडी होती है, क्या होती है, ठंडी बहुत होती है यहाँ पे। तो जलवायु क्या होगी यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों के दिनों में कम गर्मी होती है और ठंडियों के दिनों में ठंडी अधिक होती है। यहाँ पे वन देखते हैं कि वन कौन कौन से, तो वनों को देखने जाएंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से होंगे। तो बांस, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, क्या है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे, तो बांस के बाद सागौन, पलास, तेंदुपत्ता आदि इस प्रकार के वन यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो बांस, सागौन, पलास, तेंदुपत्ता आदि इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जलवायु कैसी है, तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। इसके आगे मिट्टी देखते हैं, यहाँ की मिट्टी क्या है, मिट्टी यहाँ पे मिट्टी कौन पाई जाती है, तो यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, मिश्रित, लाल काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं, टॉन्स, केन, बीहड़, महाना, बिछिया नदियाँ। टॉन्स, केन, महाना, बिछिया आदि इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं। टॉन्स, केन, बीहड़ नहीं, महाना, बिछिया, इस प्रकार की यहाँ पे नदियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार अब देखते हैं खनिज। मैंने बताया था कि खनिज जब बताएंगे
तो खनिज में बताएंगे कौन सा खनिज निकलता है। तो खनिज की बात करने जाएंगे जब हम, तो खनिज क्या होगा, हीरा, इसके बाद में चूना पत्थर, हीरा, चूना पत्थर, चूना पत्थर तथा गेरू मिट्टी। जो गेरू मिट्टी होती है, दीपावली के जो गैस को अपनी गाय के सींग मारने के लिए करते हैं, तो गेरू मिट्टी का उपयोग करते हैं द्वारे को सजाने के लिए। तो खनिज में हीरा, चूना पत्थर, गेरू मिट्टी। नदियां कौन सी हो जाएंगी, तो टोंस, कैन, महाना, बिछिया आदि इस प्रकार की नदियां यहाँ से बहती हैं। मिट्टी हो जाएगी मिश्रित मिट्टी। इसके आगे देखते हैं इसका विशेष क्या है। विशेष को देखते हैं। विशेष यहाँ का जो इस पठार का, मालवा के पठार का, सॉरी रीवा पन्ना के पठार का विशेष क्या है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुडबेल, जिसे हम क्या कहते हैं, सद्भावना कहते हैं। सद्भावना जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 752 मीटर यहाँ की ऊंचाई होगी। जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुडबेल अर्थात सद्भावना है, जो कि किस जिले में है, तो दमोह जिले के अंतर्गत यह चोटी है। कौन सी, तो गुडबेल सद्भावना, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। इस प्रकार से हमें प्रत्येक फैक्ट को पढ़ना है, समझना है। इस प्रकार से हमने रीवा पन्ना के पठार को भी क्या कर दिया है, पूरा पढ़ चुके हैं। इस आगे अब कर देखेंगे। इसके लिए